एवं समाचार पत्रों के सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन, आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी, एडवोकेट, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा मई 2025 में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में विज्ञापन निकाला गया था और आवेदन कराने के लिए सूचना जारी की गई। जिस पूरे प्रकरण में, पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रकरण में, पूरे अभियान में इतनी बड़ी धांधली हुई, इतने व्यापक पैमाने में गड़बड़ी हुई है कि आपके सामने इस चीज़ को उजागर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत विदित भी होगा कि विश्वविद्यालय ने पिछले महीने 7 तारीख को परीक्षा आयोजित कराई, जिनमें से लगभग 3000 अभ्यर्थियों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से परिणाम लगभग 20 दिन बाद आता है, जिसमें 90% अभ्यर्थी फेल होते हैं और 1-2 विषय ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, जो 1-2% के बराबर भी नहीं है। जैसे रसायन विज्ञान में 199 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, 7 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि संभावित विश्वविद्यालय ने संभावित पदों की सूची जारी की है, जिसमें से केमिस्ट्री में 106 उनको कैंडिडेट चाहिए, 7 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 106 संभावित सीटें हैं, एक सीट का 3 गुना इंटरव्यू होगा, तो 7 तरीके की उनके पास कहने का मतलब 7 हैं, तो दो लोगों को सेलेक्ट करेंगे और 106 इनको अभ्यर्थी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था है। अब बताते हैं आपको, तीन ऐसे विषय हैं विश्वविद्यालय में, 3 ऐसे विषय थे जिनमें शून्य संख्या थी संभावित सीटों की, कि इनमें पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए शून्य है। दो विषयों में परीक्षा नहीं कराई गई, फिलोसॉफी में और लाइब्रेरी साइंस में। एक विषय में कराई गई जो है शारीरिक शिक्षा विभाग का फिजिकल एजुकेशन, उसमें शून्य है, फिर भी कराई गई, संख्या ही नहीं है कि सीट ही नहीं है, कराई गई परीक्षा, जिसमें से रिजल्ट आता है शून्य। 33 अभ्यर्थी लगभग बैठते हैं परीक्षा में, शून्य आता है। केवल उसी विषय में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था कराई जाती है, जबकि और विषयों में अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, लॉ के, केमिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, हिंदी के और समाजशास्त्र के, इनमें किसी में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं कराई गई। केवल एक विषय में रिवाइज की प्रक्रिया की गई, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर रामभूषण मिश्रा उस पे प्रश्न पत्र बनाते हैं और उसके पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं, और उनके बेटे पास होकर निकलते हैं, उनके मित्र जयराम सिंह जी पास होकर निकलते हैं, उनके कोच करीबी जो हैं वो पास होकर निकलते हैं। और जबकि विश्वविद्यालय जब प्रश्न पत्र की कमेटी बैठती है तो एक स्वीकृत पत्र तैयार कराता है कि आपका कोई निकट रिश्तेदार या कि करीबी व्यक्ति, निकट रिश्तेदार घर का या कि चचेरा ना हो, तो जब परीक्षा का फॉर्म उनके भतीजे ने भर दिया, सूची आ गई है, आप पेपर प्रश्न पत्र बना रहे हैं, आपने साइन कर दी है इसमें, ये सारे विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था होती है, तो साइन कर दिए, प्रश्न पत्र बना दिए, प्रश्न पत्र फॉर्म भरे, प्रश्न पत्र बना, अपने बेटे को दे दिए, भतीजे को दे दिए, फेल हो गया, फिर पुनर्मूल्यांकन में उसको पास करा दिए। पुनर्मूल्यांकन में जब पास कराएं तो विकल्प मिश्र शुरू में पाते हैं 23 नंबर, जब रिवाइज होता है तो 71 नंबर। ये बताइए, कोई विषय में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, 23 से 71 कितना बड़ा हुआ है। अगर एक विषय में ऐसी व्यवस्था, ऐसी गड़बड़ी आई है तो सारे विषय में नहीं हो सकता। ठीक है, उनका भतीजा था, मित्र थे, तो इस विषय की पुनर्मूल्यांकन हो गई और विषय पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ। ये सब हुआ कैसे, आपको पूरी एक और विस्तृत तरीके से बताते हैं। परीक्षा आयोजित हुई, आयोजित होने के बाद गोपनीय कक्ष में कापियाँ जानी चाहिए थी और सीसीटीवी की निगरानी में हर पिछले पूर्व में परीक्षाएं होती है तो कापियाँ रखी जाती हैं। इस बार वीसी बंगले पहुंच गई कापी, वीसी बंगले पहुंचने के बाद डायरेक्ट जबलपुर पहुंच गई, जबलपुर के निजी महाविद्यालय में कापी गई, क्योंकि जबलपुर से वीसी साहब इसके पहले वहाँ सेवा दे के आए हैं।
तो वहाँ पहुँच गई। निजी महाविद्यालय के उनके परिचित व्यक्ति नीलेश जी करके हैं, नाम आया सामने, वो उनको जिम्मा दे दिया गया, वो अपने लोगों को दे दिए। अब जिन जिन को कराना था, जिन जिन को पास कराना था, उन सबकी व्यवस्था कर डाली इन लोगों ने। जबकि नियम है कि गोपनीय कक्ष में कॉपी रखी जाए, एक कमेटी बैठाई जाए, कमेटी निर्धारित करेगी, सिग्नेचर होंगे, इतने लोगों ने मतलब कॉपी डिस्पैच खोला है। ये सारी प्रक्रियाएं नहीं हुई। जबलपुर में कॉपी चेक हुई इनके बंगले से जाकर, उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में असंतुष्टता का जब भाव हुआ, ज्ञापन भी दिया गया, 7 दिन का टाइम भी दिया गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बात करते हैं सूचना के अधिकार की, कई सूचना के अधिकार के पत्र 1-1 महीना की मियाद पूरी कर चुके हैं, इसके पूर्व भी, और कॉपी के लिए दिए गए, कोई जवाब नहीं आया है। ऐसी व्यवस्था है कि केवल और केवल अपने करीबी और अपने जो जिनसे फंडिंग या कुछ भी लाभ मिलता है उसको पास करते हैं। दूसरा विषय हमारे साथ 2 महीने के बीच में अभी इस नए सत्र में 20 अतिथि शिक्षक वहाँ अतिथि विद्वान पढ़ाने के लिए विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्तियाँ की गई हैं, जो एक यूजीसी की गाइडलाइन होती है और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की एक नियमावली है कि जो कोई भी अभ्यर्थी संस्था में पढ़ाएगा उसके पास ये तो पीजी में 55 अंक हो, उसके बाद उसके साथ साथ यूजीसी नेट सेट या पीएचडी 3 में कोई चीज़ ऐसी हो। 20 जो पद अभी निकाले गए उनमें से विज्ञापन नहीं जारी हुआ। वॉक इन इंटरव्यू का केवल एक मैसेज दिया गया कि इतने पद खाली हैं, तो उनमें से वॉक इन इंटरव्यू की बेस में नियुक्तियां हुई। जबकि प्रोसीजर ये है, प्रक्रिया ये है कि विज्ञापन निकाला जाए, विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रण आए, आमंत्रण में फिर उनकी क्या योग्यता है, आवेदन की लिस्ट स्पष्ट इतने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटरव्यू में जितने विद्यार्थी भाग लिए उन सब में किसी का नहीं हुआ। चुपचाप अपने करीबियों जो 55 अंक बस पाए हुए हैं, ना तो पीजी किए हुए हैं, ना तो नेट है, ना तो यूजीसी गाइडलाइन का कोई उनके पास मानक है, ना पीएचडी है। ऐसे कई विभागों में, मैथ्स में, लॉ में और क्या बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री में, बीसीए में, ऐसे कई टीचर अयोग्य रख दिए गए हैं जो उनके रिश्तेदार हैं या किसी तरह से जो लाभ पहुंचा सकते हैं उनके करीबी हैं। कुल मिला के इंटरव्यू की प्रक्रिया, विज्ञापन की प्रक्रिया, जो यूजीसी का मानक होता है कि नोट सीट में नियुक्तियां की जाएं, ऐसी नियुक्तियां नहीं हुई है। अपने करीबियों को उपकृत करने के लिए 20 लोगों की नियुक्ति की गई है। और आपको एक विषय और बताना चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट हैं उसमें जिनकी शपथ ली जाती है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का शासन की खयानत या की दिवालियापन का कोई आरोप नहीं है। वह शपथ पत्र भी नहीं लिया गया है और जो गरिमा के अनुकूल हैं, जो न पढ़ाने लायक भी हैं, उनकी भी नियुक्तियाँ की गई हैं। ऐसे विषय पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो सारा अकेले डकार रहे हैं कुलपति, तो जल्द ही उनका राज्यपाल जी के सामने हम इसको पूरे तथ्यों के साथ पेश करेंगे, धारा 52 की मांग करेंगे और 1-2 महीनों के अंदर अच्छा परिणाम आएगा और विदाई उनकी मेरे ख्याल से तय है, क्योंकि कोर्ट में भी हम लोग स्टैंड ले रहे हैं, पजेशन फाइल कर देंगे। हफ्ते भर के अंदर हम लोग कोर्ट जाने की पूरी प्रक्रिया में काम कर रहे हैं और इसमें और भी तथ्य निकाले जा रहे हैं और आप सभी का सहयोग चाहिए। ये छात्र युवाओं के भविष्य की बात है। इसमें 3000 अभ्यर्थियों ने संख्या में भाग लिए हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो योग्य है, जो पढ़ाने लायक है वो पढ़ाएं, किसी करीबी और किसी का कोई चहेता राज ना करे। ऐसी व्यवस्थाओं से मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि मैं ऐसा विषय रखना चाहता हूँ जिनके बारे में पहले हमारे 2 मित्रों ने चर्चा कर चुके हैं। हमारे मित्रगण जो पत्रकार साहब बैठे हुए हैं सामने, उनका ये था कि लगभग कितने छात्र इसमें प्रभावित हुए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब सूची जारी हुई थी पास होने वाले विद्यार्थियों की, तो उसमें मात्र 10% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब आप ये मानिए कि मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपने अधिकारों का उपयोग करके पुनर्मूल्यांकन करा सकें। इसका एक प्रोसीजर होता है। पहले आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, वो इस टाइम पे होगा।
फिर आप उसका एक सिलेबस निकालते हैं, फिर आप उसको सीट वाइज क्वालिफिकेशंस के आधार पर आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। फिर उसके बाद जो चेकिंग प्रोसेस होता है वो हमारा इस प्रकार से है कि वो एक गोपनीय विभाग में जाएगी। फिर वहाँ पे एक सुरक्षित हाथों में रहकर, ये सीसीटीवी के नीचे रहकर इसकी पुस्तिका की चेकिंग होती है। आंसर किया है। ठीक है, अब दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब जैसे कि मैंने दे दिया, अब मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। अब यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल एजुकेशन की, तो सबसे पहले तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये ज़रूरी क्यों है। आने वाले समय में या फिर अपन अभी जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे जितने भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में हैं। अगर हम शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको किसी भी हालत में ऊपर उठा सकते हैं, पर ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आप एक भी सीट नहीं निकालते हैं। आपकी टेंटेटिव लिस्ट में 0 है उसमें। आप लाइब्रेरी साइंस जैसे, जहाँ पे एक ऐसे किताबों की ज्ञाता की ज़रूरत है जो पूरी आपके संग्रहालय को संभाल रहा है, आप उसमें एक पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं। आपके केमिस्ट्री के विद्वान जो 20-20 सालों से आपको सेवाएं दे रहे हैं, उनमें से आपके कुछ ऐसे शिक्षकगण हैं जो मात्र 20 नंबर पा रहे हैं। क्या वो इस लायक है? मेरा तो ये प्रश्न है हमारे जितने भी एपीएस के टॉप टियर पे बैठे हुए अधिकारी हैं, पदाधिकारी, कि मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि आप किसको फेवर कर रहे हैं, पर जिसको आप फेवर नहीं कर रहे हैं, जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, जो पढ़ने में अच्छा है, जो यूजीसी नेट ऐसे बड़े बड़े क्वालिफिकेशंस में अगर मॉक दे रहा है तो उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो और ऐसी जो परीक्षाएं होती हैं पीएचडी के स्टेट लेवल एंट्रेंसेस, वहाँ पे आप बोल दे रहे हैं कि आपके 100 में से मात्र 22 नंबर है, आप उनको पूर्ण मूल्यांकन का नंबर नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं, भाई साहब ने बोला कि फिजिकल एजुकेशन में फेवरिज्म का एक बात हुआ है। फेवरिज्म इन्होंने ऐसा दिखाया है कि इनके बहुत चहेते भतीजे हैं, विकल्प मिश्रा, जिनका इन्होंने नाम दिया। तो हमारे पास सूची रखी हुई है सामने, हम आपको ये दे देंगे प्रेस की रिलीज के लिए, जो कि पहले भी हो चुकी है मेरे ख्याल से। उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 23 नंबर पहले वो पाते हैं प्रथम सूची में। सारे जितने भी बच्चे हैं उसमें आप मेरे को पास करिए, ये इनकी प्रथम सूची है। इनमें आप देख रहे हैं कि सारे नॉट एलिजिबल है। एक भी इंसान है इसमें जो एलिजिबल है, आप तो मुझे दिखा दीजिए। फिर अचानक से रिवाइज होती है, बिना नोटिफिकेशन के, बिना कुछ भी करे अचानक रिवीजन होता है और ये आ जाता है इनका नया सूची। इसमें आप देख पा रहे होंगे जयराम सिंह जी, जो इनके मित्र कहलाते हैं हमारे डायरेक्टर साहब के, वो अचानक से सीधा लगभग ये पहुंच रहे हैं 22 नंबर से सीधा 52-51 नंबर पे पहुंच जाते हैं। और अचंभों की बात ये नहीं है, चलिए तो 30 नंबर का गैप कहलाता है। अगर हम बात करते हैं विकल्प मिश्रा जी की, जो कि कहा जाता है इनके भतीजे हैं, तो यह पहले पाए हुए होते हैं 23 नंबर, फिर अचानक से इनका उछाल मारते हैं 71 नंबर। तो 50 नंबर की कॉपी अगर गलत चेक हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एपीएस के ऊपर सवाल उठता है कि आप जिनसे कॉपी चेक करा रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो पहले आप जो बोर्ड आपने गठित किया था, आप उसके ऊपर कार्यवाही करिए, उनको दंडित करिए। बोर्ड गठित ही नहीं। अब वही तो मेरा सवाल है ना हमारे एपीएस से, कि जब युवाओं को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अभी अपने अधिकारियों के लिए आपके पास सामने आ जाए, तो फिर हम ऐसे डेमोक्रेसी का क्या करेंगे? आप हमें बोलते हैं कि युवा शक्ति है, हमारे देश को संभालेगी, और आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है हमारे एपीएस के उच्च पदाधिकारियों से कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको फिर से पुनर्वलोकन कराया जाए, उसमें जो भी चीज़ें त्रुटियां हुई हैं उसको सुधारा जाए, और जो भी बोर्ड गठित नहीं किया गया। बताना चाहूँगा कि जब आप ऐसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। आपको अगर मैं नाम दूं इस वार्तालाप के बाद, तो उसमें 1-2 नाम आपको ऐसे दे सकता हूं मैं, पहले इसको रखिए, जो 307 के मुकदमे उनके 15 से 20 हैं और वो यहाँ पे शिक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे, वो हमें क्या शिक्षा देंगे? फिर हम आते हैं एपीएस के रिव्यू में जो भी घोटाले हुए हैं उनमें कुलगुरु जी, हमारे कुल सचिव जी और विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ 20 अयोग्य जो भी कथित विद्यार्थीगण हैं उनको लाभान्वित किया जाए, और जो भी ये 2900 छात्र या 2700 छात्र जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो क्या उनको एक मौका नहीं देना चाहिए कि आप आइए सामने, आपके लिए हम ये फॉर्म रिलीज कर रहे हैं, आप अपने अधिकारियों का उपयोग करके अपनी कॉपियाँ पुनर्जांच करवाइए उसका। और रही बात, अब भाई साहब के प्रश्न में आऊँगा मैं कि आरटीआई के द्वारा आपको क्या जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो मेरा आंसर है उसके लिए नहीं हुई। हम आरटीआई लगाए हैं, उसके बाद क्योंकि आरटीआई की भी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की ही कुछ लोगों के पास है, तो क्योंकि इस वजह से उनकी कुछ पोलें खुल सकती हैं, हो सकता है कि उच्च अधिकारियों का दबाव हो, तो उसका हमें उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।